हेलो एवरीवन। सो कल्याण ज्वेलर्स के Q2 के बिजनेस अपडेट आए हैं। आज ही बिजनेस अपडेट आया तो बिल्कुल वो नंबर्स वगैरह तो देखेंगे कि रेवेन्यू का क्या नंबर है, स्टोर एक्सपेंशन कैसा हुआ है कंपनी का। बट इसके साथ में कल्याण का स्टॉक को लेकर के आप देखोगे या बिजनेस को लेकर के देखोगे तो थोड़े से कुछ कंसर्न भी है मार्केट में, कुछ डिस्कशन वगैरह भी चल रहा है। बिकॉज Q1 का रिजल्ट जो कंपनी का बहुत अच्छा था, कॉनकॉल भी काफी अच्छा गया था इनकी इस कंपनी का, लेकिन उसके बाद स्टॉक में हमने 15 से 20% का करेक्शन देखा है। तो वो क्या पॉइंटर्स हैं उसको भी अच्छे से एक बार समझेंगे एंड उसको कैसे देखना चाहिए उस पर भी एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बिजनेस अपडेट देखते हैं कंपनी का। कल्याण का Q2 में जो रेवेन्यू है वो 30% से ग्रो किया है कंसोलिडेटेड लेवल पे। और अगर हम इंडिया बिजनेस की बात करें इसमें 31% की ग्रोथ है। इंडिया बिजनेस 85 से 90% तक रेवेन्यू इनका इंडिया से आता है, तो उसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ है। इंटरनेशनल मार्केट मतलब जहां पे मिडल ईस्ट में इनके कुछ स्टोर्स हैं, यूएस के अंदर एक दो स्टोर्स कंपनी ने ओपन किए हैं अभी रिसेंटली, तो उसमें 17% की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। एक और अच्छी चीज क्या है कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अगर आप कल्याण का देखोगे ना तो वो 16% है Q2 के अंदर भी। कल्याण के टोटल नंबर ऑफ स्टोर जो है वो 300 है, तो ऐसा नहीं है कि 50 स्टोर या 60 स्टोर पे कंपनी ऑपरेट करती है तो एसएसजी इसका हाई होगा। स्टोर का बेस ऑलरेडी काफी काफी बड़ा है, 300 के आसपास कंपनी के टोटल स्टोर है इंडिया में। और उस हाई बेस के ऊपर कंपनी 16% का एसएसजी फिर से Q2 में रिपोर्ट किया है। Q1 में भी 18% का एसएसजी था, तो ये नंबर काफी अच्छा है कंपनी की तरफ से। देन इनका जो एक सब ब्रांड है कैंडीर करके, जो पहले ई कॉमर्स में था, अभी इन्होंने इसका फिजिकल स्टोर्स वगैरह ओपन करने स्टार्ट किए हैं, तो इसका रेवेन्यू 127% से ग्रो किया है। ऑफकोर्स इसका बेस छोटा है, लेकिन ये हमको ये दिखा रहा है कि मैनेजमेंट ने जो भी स्टेप्स लिए हैं ना लास्ट 1-1.5 साल के अंदर, वो कंपनी के फेवर में जा रहे हैं। क्योंकि पिछले साल इन्होंने इसके स्टोर एक्सपेंशन इसका स्टार्ट किया था, 50 के आसपास स्टोर्स ओपन किए थे। इस साल का इन्होंने टारगेट रखा है कि पूरे साल में 80 स्टोर्स ओपन करेंगे। अभी Q1 में इन्होंने इसका ब्रांड कैंपेनिंग स्टार्ट किया था, शाहरुख खान जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और उसका फुटफॉल टू कन्वर्जन रेशियो उस कैंपेन के बाद अगर आप देखोगे तो 75% हो गया। यानी 100 लोग अगर मेरे स्टोर के अंदर आ रहे हैं तो उसमें से 75 कस्टमर कुछ ना कुछ परचेज करके जा रहे हैं, वो भी कैंडीज जैसे ब्रांड के लिए जो नया ब्रांड है, मतलब कोई तनिष्क जैसा ब्रांड नहीं है या कल्याण जैसा ब्रांड नहीं है। तो एक नए ब्रांड के लिए अभी तक का जैसा रिस्पॉन्स आ रहा है वो बहुत अच्छा है कंपनी के लिए। देन स्टोर एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो कल्याण का पूरे साल में टारगेट है कि 170 स्टोर्स ही ओपन करेंगे, जिसमें से 90 स्टोर्स कल्याण का होगा, 80 स्टोर्स कैंडीर का होगा। तो इस क्वार्टर में इन्होंने 15 स्टोर ओपन किए हैं कल्याण के, पिछले क्वार्टर में 10 स्टोर ओपन किए थे कल्याण के, तो टोटल 25 स्टोर हो चुके हैं कल्याण के फर्स्ट हाफ के अंदर। कैंडीर की अगर हम बात करें तो इस क्वार्टर में अगेन 15 स्टोर इन्होंने ओपन किए कैंडीर के, लास्ट क्वार्टर में 8 स्टोर ओपन किए थे, तो टोटल इसके भी 23 स्टोर्स ओपन हो चुके हैं फर्स्ट हाफ के अंदर। अब मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि दिवाली आपका 2 वीक के अंदर है, मतलब हार्डली 15 दिन बचे हैं, तो तब तक ना कंपनी 15 स्टोर और प्लान कर रही है कल्याण के ओपन करने के लिए। यानी कि टोटल स्टोर दिवाली तक कंपनी के 40 हो जाएंगे FY26 के अंदर अगर हम बात करें। तो जब कंपनी का कॉन कॉल होगा नेक्स्ट मंथ, इनका रिजल्ट आएगा नवंबर में, तब हमको एक अच्छा इस पे आउटलुक भी मिल जाएगा कि और बचे हुए 4-5 महीनों में कंपनी का क्या प्लान है स्टोर एक्सपेंशन का, और ये जो 40 स्टोर्स इन्होंने ओपन कर दिए हैं फेस्टिव सीजन के ड्यूरेशन में, उसमें कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। तो ये पूरा बिजनेस पे अपडेट है। एक और अच्छा अपडेट इसको बोल सकते हैं, और इसी को लेकर भी मतलब एक ये भी पॉइंट था जिसको लेकर भी मार्केट में थोड़ा सा डिस्कशन था, थोड़ा सा कंसर्न था। सो कल्याण ने क्या किया था लास्ट क्वार्टर में ना, अपना डेट रिडक्शन जो है वो इन्होंने बंद कर दिया था, मतलब एक तरीके से पॉज कर दिया था, ब्रेक लगा दिया था उस पर। तो कल्याण लास्ट 2-3 साल से अगर आप देखोगे तो डी लेवरेजिंग वाले फेस में है, लगभग 500 से 550 करोड़ का डेट इन्होंने रीपे कर दिया है। लेकिन लास्ट क्वार्टर में मैनेजमेंट ने बोला कि अभी हम डेट रिडक्शन जो है ना उसको हम रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? बिकॉज इनका एक रियल स्टेट एसेट है जो बैंक के पास में कोलेट्रल पड़ा हुआ है, और बैंक उसको रिलीज नहीं कर रहा पिछले कुछ टाइम से, लगभग 200 करोड़ के आसपास की उसकी वर्थ है। तो वो क्योंकि आपका नॉन प्रोडक्टिव एसेट है, तो कल्याण उसको रिलीज करके सेल करके अपने बैलेंस शीट से क्लीन करना चाहता है, क्योंकि बिजनेस के लिए तो कोई उसका यूज नहीं है। लेकिन बैंक क्योंकि उसको रिलीज नहीं कर रहा है, तो कल्याण ने ना लास्ट क्वार्टर में डिसाइड किया कि अभी के लिए हम डेट रिडक्शन अपना रोक देंगे जब तक बैंक इसको रिलीज नहीं करता। तो इस वाले बिजनेस अपडेट में कल्याण ने यही बताया कि फाइनली बैंक ने उसका अप्रूवल दे दिया, मतलब वो जो रियल स्टेट वाला एसेट है वो इनका रिलीज हो जाएगा बहुत जल्दी। और मैनेजमेंट ने इसी अपडेट में बोला है कि डेट रिडक्शन अपना ये वापस से स्टार्ट करेंगे। तो मार्केट को थोड़ा सा ये कंसर्न आ गया था कि आप डेट रिडक्शन अपना रोक रहे हो, जो आपने 2-3 सालों से कर रहे हो, आप बहुत अच्छी चीज है, अब आप उसको रोक रहे हो तो क्या पता आप आगे चल के एक्सपेंशन प्लान भी रिड्यूस कर दो, या आप 170 स्टोर जो आपका प्लान है उसको आप कट कर दो, कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाए। तो ये थोड़े से डाउट्स थे, लेकिन फाइनली इस पे अब क्लैरिटी आ गई है कि कंपनी वापस से डेट रिडक्शन अपना स्टार्ट कर देगी।
जो और कुछ पॉइंटर्स हैं जो डिस्कशन चल रहे हैं वो इनके कॉन कॉल में हुआ था, हमने वैसे डिस्कस किया था, लेकिन उसका ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा उस टाइम पे इसका मतलब मार्केट को भी पता नहीं था। तो इन्होंने लास्ट कॉन कॉल में ना 2-3 चीजें बताई थी। सबसे पहले कल्याण ने क्या बताया कि हम ना लीन क्रेडिट पीरियड की तरफ जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो इनके वेंडर्स हैं जिनसे ये ज्वेलरी परचेज करते हैं, प्रोक्योर करते हैं, कल्याण आज उनको ना मतलब पेमेंट जो है वो 30 से 35 डेज के बाद करता है। यानी क्योंकि एक पैन इंडिया प्लेयर बन चुका है, एक बड़ा ब्रांड बन चुका है कल्याण, तो 30 से 35 दिन के इनको वो पेमेंट का पीरियड इनको मिलता है, वो एंजॉय करता है कल्याण। लेकिन हर एक चीज की कॉस्ट होती है। अब अगर जो वेंडर है वो आपसे 1 महीने बाद पैसा ले रहा है तो ऑफ कोर्स वो भी आपसे प्रीमियम चार्ज करेगा, वो आपसे ज्यादा कॉस्ट लेगा, क्योंकि वो पैसा वो अपने बिजनेस में यूज कर सकता था उसको ग्रो करने के लिए। तो अभी कल्याण को उसके अगेंस्ट में थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट देना पड़ता है वो ज्वेलरी वगैरह जो वो प्रोक्योर करते हैं। कल्याण क्या कह रहा है, ये जो 30 से 35 डेज का जो हमारा पेमेंट पीरियड है ना, इसको हम 1/3 करना चाहते हैं, यानी 10 to 15 डेज में हम हमारा पेमेंट टर्म रखना चाहते हैं हमारे वेंडर्स के साथ में। क्यों रखना चाहते हैं? बिकॉज नेचुरली जब आप पेमेंट टर्म कम अच्छा कर दोगे तो जो आपके वेंडर्स हैं वो आपको माल भी सस्ता देंगे, आपको जो ज्वेलरी की प्राइस है जो पहले वो चार्ज करते हैं वो अब कम रेट पे चार्ज करेंगे। इससे कल्याण को क्या एडवांटेज मिलेगा? तो कल्याण को एडवांटेज मिलेगा उनकी सेकंड स्ट्रेटेजी में। दूसरी स्ट्रेटेजी कल्याण की है कि ये अपने रीजनल ब्रांड्स क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब हर एक स्टेट के अंदर वहां के लोकल प्लेयर से compete करने के लिए, वहां के रीजनल प्लेयर से compete करने के लिए कल्याण खुद का एक रीजनल ब्रांड वहां पे खड़ा करना चाहता है। क्योंकि कल्याण का कहना है कि जो हमारे टारगेट कस्टमर्स है ना, वो आज नहीं तो कल वैसे भी हमारे पास शिफ्ट हो ही रहे हैं। क्योंकि हमारे टारगेट कस्टमर कौन है? जिनका एस्पिरेशन है कि हमको ब्रांडेड प्लेयर के साथ में डील करना है, कॉर्पोरेट ज्वेलर्स के साथ में हमको परचेजिंग करनी है, ऑर्गेनाइज प्लेयर के पास में हमको जाना है। तो उनका ऑलरेडी एस्पिरेशन है, वो कल्याण या गडगिल या सैनको इन प्लेयर को ही ढूंढ रहा है मार्केट में, वो अनऑर्गेनाइज से वैसे भी शिफ्ट करता जा रहा है। लेकिन वो जो लोकल लेवल के जो प्लेयर्स हैं, वो जो रीजनल लेवल के प्लेयर्स हैं, जैसे आप किसी भी सिटी, आई मीन स्टेट के, अगर आप सिटी के अंदर भी देखोगे ना, तो हर एक सिटी में कुछ कुछ एरियाज में लोकल ज्वेलर्स होते हैं। कोई दीपक ज्वेलर होगा, कोई भूषण ज्वेलर होगा, और उनका एक अपना ग्रुप सेट ऑफ कस्टमर्स होता है। तो वो कस्टमर कल्याण या ऐसे ऑर्गेनाइज प्लेयर के पास में क्यों स्विच नहीं कर रहा है? बिकॉज प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है वहां पे। तो कल्याण को उनसे फाइट करने के लिए, उस लोकल ज्वेलर से फाइट करने के लिए ना कॉस्ट रिडक्शन चाहिए, मतलब उनको प्रोक्योरमेंट जो है वो सस्ते रेट पे करना है। इसीलिए कल्याण ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा, और इससे क्योंकि उनको वो ज्वेलरी सस्ते रेट पे मिलेगी तो वो उन रीजनल ब्रांड्स में, मतलब रीजनल एरियाज में रीजनल प्लेयर से जाके compete करेगा और उन कस्टमर को एक्वायर करेगा। अब आप ऐसे देखोगे तो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि अभी तक ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर और किसी प्लेयर ने इस स्ट्रेटेजी को ट्राई किया नहीं है, और कल्याण ऑलरेडी सबसे फास्ट रेट पे इंडस्ट्री में ग्रो कर रहा है। सिर्फ आज से नहीं, पिछले 3-4 साल से कंसिस्टेंटली अगर हम देखें क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, ऐसे क्वार्टर भी जहां पे पूरी इंडस्ट्री का ग्रोथ स्लो हुआ है, वहां पे भी कल्याण ने हमेशा अपनी ग्रोथ को हाई रखा है बाकी प्लेयर से। तो आई मीन उनके पास में ये एडवांटेज है कि आप ऑलरेडी सबसे फास्ट पेस पे मार्केट शेयर गेन कर रहे हो, और ये वाली स्ट्रेटेजी अगर आपकी क्लिक कर जाती है तो वो जो रीजनल प्लेयर का मार्केट शेयर लूज होगा ना, उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी जो है वो आप होगे। तो कल्याण इसलिए ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है। लेकिन मार्केट इस चीज को लेकर के क्यों थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है? बिकॉज सबसे पहला रीजन वही है कि किसी ने इसको किया नहीं है अभी तक। तो कल्याण कैसे इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा एक ये भी है कि आई मीन होता है ना इन्वेस्टर्स के माइंड में कि जब ऑलरेडी आपका ये सेट बिजनेस पिछले इतने सालों से कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहा है, और अगले 5-7 साल तक भी आप बहुत आराम से 20-25-30% पे ग्रो कर सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा स्कोप है। अभी भी 60% जो मार्केट शेयर है वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास में है। तो अननेसेसरी का क्यों ये रिस्क लेना, क्यों हम इस तरीके की चीजें करें कि वहां पे डीपर लेवल पे जाके मतलब compete करने को देख रहे हैं। हर एक स्टेट के अंदर हमको नया ब्रांड बनाना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट अलग होगी, तो वो सारी चीजें हैं, मतलब एक अलग हेडेक हम ले रहे हैं उस चीज के चक्कर में। एंड अगर कल को चल के वो फेल हुआ तो माइट भी हमारा जो मेन बिजनेस है उस पर भी कोई रिस्क आ सकता है। सो अलग अलग सेंटिमेंट होता है मार्केट का। तो ये एक बड़ा पॉइंट है जिसके ऊपर काफी डिस्कशन हो रहा है, एंड इसने थोड़ा सा अनकंफर्टेबल किया है काफी इन्वेस्टर्स को। दूसरा एक और चीज है, अब ये कल्याण ने ना एक्चुअली कोई गाइडेंस नहीं दिया है कि कब वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने लास्ट कॉन कॉल में बोला कि वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी आने का प्लान कर रहे हैं। अब इन्होंने कोई बताया नहीं है कि 1 साल में आ रहे हैं, 2 साल में आ रहे हैं, लेकिन एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैन्युफैक्चरिंग भी है, B2B वाले सेगमेंट में भी हम एंटर करने को देख रहे हैं। तो अगेन उसका भी एक नेगेटिव रिएक्शन तो आना ही था मार्केट से, बिकॉज पॉइंट वही है ना कि आपका रिटेल बिजनेस ऑलरेडी इतना अच्छा कर रहा है, आप पैन इंडिया प्लेयर बन चुके हो ऑलरेडी, आपको अब और डीपर लेवल पे जाने पे फोकस करना चाहिए। सो
ऐसे में क्यों इतना जो मुश्किल मॉडल है B2B वाला, और उसमें भी ज्वेलरी के अंदर, जहां पे मतलब हर कुछ डिस्टेंस पे आप देखोगे तो लोगों का टेस्ट चेंज हो जाता है, हर मंथ जो है वो आपको नए डिजाइन पे वर्क करना पड़ता है, और मतलब कल्चरल चीजें इतनी ज्यादा यहाँ पे वेरी करती है। महाराष्ट्र के अंदर अलग डिजाइन है, बंगाल के अंदर अलग डिजाइन है, नॉर्थ के अंदर अलग डिजाइन है, साउथ में अलग डिजाइन है। तो B2B के लिए मतलब ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बिजनेस है। सो अननेसेसरी उसमें क्यों जाना जब रिटेल में आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसने इन्वेस्टर्स को अनकंफर्टेबल किया है, एंड उसकी वजह से हमने नेगेटिव रिएक्शन देखा है। अब इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट है ना, वो अभी इतना रेलेवेंट है नहीं, क्योंकि कल्याण ने खुद बोला है कि अभी नियर फ्यूचर में कोई प्लान नहीं है, ये जस्ट हम सोच रहे हैं। अब उसको कब करेंगे, कब एग्जीक्यूट करेंगे, हो सकता है उसको उस प्लान को ड्रॉप भी कर दे मैनेजमेंट, तो उस पर तो अभी कोई पॉइंट है नहीं। जो उनका नियर टर्म वाला प्लान है ना, वो ये रीजनल वाला प्लान है। एक तो वो लीनर क्रेडिट पीरियड उन्होंने स्टार्ट कर दिया, पायलट प्रोजेक्ट, और अच्छी चीज है वैसे ये कि उनका कहना है हमारा जो ROCE है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इस वाले स्ट्रेटेजी पे वो हमारे ग्रुप के ROCE से बेटर है। यानी अगर हम हमारे वेंडर को जल्दी पैसा दे देते हैं और उससे जो हमको कॉस्ट में एडवांटेज मिलता है, तो वो उससे हमारा ROCE बेटर हो जाता है बिजनेस का। इनका ROCE आप देखोगे 15-16% के आसपास है, और इस वाले मॉडल के अंदर कंपनी कह रही है कि हम बेटर ROCE बना सकते हैं। तो इससे हमको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये जो रीजनल ब्रांड वाली हमारी स्ट्रेटेजी है ना, ये वर्क कर सकती है। अभी जो इनका कॉन कॉल होगा Q2 का, इसमें कंपनी पूरा रोड मैप शेयर करेगी। लास्ट कॉन कॉल में इन्होंने बताया था कि कंपनी किस स्टेट्स में पहले टारगेट करेगी। आई थिंक फर्स्ट ईयर में इनका टारगेट है कि कोई 5 स्टेट्स को ये चूज करेंगे और उसमें अपना एक एक ब्रांड क्रिएट करेंगे और फिर उसको डीपर लेवल पे लेके जाएंगे। तो अभी इस कॉन कॉल में हमको क्लैरिटी मिलेगा। बट आई मीन एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे ना, तो ऐसा बहुत सीरियस कंसर्न नहीं है बिजनेस को लेकर के। ये जस्ट एक उन्होंने फ्यूचर में क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले हैं वो शेयर किया है। बट ऑफकोर्स हर एक इन्वेस्टर का अपना प्रोफाइल होता है। लाइक बहुत ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्टेबल होते हैं, जिनको अननेसेसरी की वोलेटिलिटी नहीं चाहिए। इन्वेस्टर बोलता है कि जब कल्याण के अपने बिजनेस में इतना ग्रोथ पोटेंशियल है, तो क्यों बिना मतलब का ये रिस्क लेना, बिना मतलब का ये हेडेक लेना, क्योंकि अगर चीजें फेल हुई तो क्या पता आपके खुद के बिजनेस पे कोई इंपैक्ट पड़ जाए। तो वैसा इन्वेस्टर जो है वो बिल्कुल रिएक्ट करेगा, एंड उसका प्रेफरेंस यही होगा कि मैं, मेरा जो गेन हो गया मैं वो पहले अपना कैप्चर करूं और यहां से एग्जिट करूं। लेकिन आई मीन जैसे हमने देखा कि अभी कोई इनके बिजनेस में रिस्क नहीं है, ये जस्ट फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। और क्योंकि हम बिजनेस को ट्रैक करते हैं, हर एक क्वार्टर में हर एक जो भी अपडेट आता है बिजनेस का, उसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं। तो आई मीन आपके पास में हमेशा वो अपॉर्चुनिटी है, आपके पास में हमेशा वो इनसाइट रहेगा कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। अभी तो चीजें ठीक ही चल रही है। Q2 का अपडेट भी काफी अच्छा आया है। Q2 का अपडेट क्यों अच्छा है? बिकॉज आप अगर देखोगे तो लास्ट ईयर जो सेकंड क्वार्टर था ना, उसका बेस बहुत हाई था। इंपोर्ट ड्यूटी कट हुआ था, सडनली एक बहुत बड़ा डिमांड हमने देखा था पूरी रिटेल ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर। सो उस हाई बेस के ऊपर भी कंपनी ने 30% का ग्रोथ दिखाया। और इसमें मैनेजमेंट ने बोला है कि जो ये नवरात्रे फेस्टिव सीजन इस बार प्रीपोन हो गया ना अक्टूबर से सितंबर में, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि उसने उस इंपैक्ट को काफी हद तक मिटिगेट कर दिया है। और Q2 एक्चुअली में ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सबसे चैलेंजिंग क्वार्टर होने वाला था ये पूरे रिटेल ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए। इसमें कल्याण ने तो अच्छा नंबर रिपोर्ट किया है, पीएन गडगिल का भी वो फेस्टिव सीजन का डेटा अच्छा आया, बट पूरा Q2 का डेटा अभी हमको देखना है। सेनको का भी अभी आया नहीं है, वो हमको देखना होगा। सो कल्याण के लिए जो बड़ा चैलेंजिंग क्वार्टर था वो कंपनी के लिए सक्सेसफुली निकाल दिया है। अब Q3 के लिए भी इन्होंने इसी बिजनेस अपडेट में बताया कि स्टार्ट अच्छा हुआ है, फुटफॉल अच्छा रहा है, वेडिंग सीजन, दिवाली वाला सीजन ये हमारे लिए काफी स्ट्रॉन्ग जाने वाला है। नए प्रोडक्ट्स, नए डिजाइन के ऊपर कंपनी काम कर रही है। तो होपफुली Q3 Q4 भी आपका काफी अच्छा ही जाएगा। स्टोर एक्सपेंशन प्लान ऑलरेडी काफी अच्छा चल रहा है कंपनी के लिए। सो मतलब अगर आप पूरे साल का आउटलुक लेके चलोगे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, जो अभी चीजें इनकी मेन बिजनेस है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट की ग्रोथ और अच्छी रहेगी, बिकॉज इस बार Q2 Q3 में आपका वो इंपोर्ट ड्यूटी का इंपैक्ट नहीं होगा, तो आपके मार्जिन भी इंप्रूव होंगे, ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा। सो ओवरऑल काफी अच्छा FY26 जाने का एक्सपेक्टेशन है कल्याण का। लेकिन वही है कि ये जो कुछ उन्होंने अनाउंसमेंट किया था उससे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ मार्केट को। लेकिन एक्चुअली में अगर हम देखें तो ऐसा कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं लगता। बाकी यहाँ ट्रैकिंग तो हमको करना ही है। एक पॉइंट जरूर है, मतलब ये इनके इस वाले डिसीजन स्ट्रेटेजी को लेकर नहीं है, लेकिन अगर हम डील वाइज देखने जाए ना, तो अगर पीएन गडगिल का भी Q2 का अपडेट अच्छा आता है, ओवरऑल फुल जो Q2 है वो अच्छा आ जाता है कंपनी का, तो अगर हम डील वाइज जैसे हमने Q4 में डिस्कस किया था, Q1 में डिस्कस किया था, तो पीएन गडगिल थोड़ा सा बेटर लगता है। बिकॉज वैल्यूएशन अगर आप देखोगे पीएन गडगिल का, तो पैग रेशियो उसका 0.5 0.6 के आसपास बनता है। और कल्याण का अगर हम देखें अभी जो उनका अपडेट आया उसके बेसिस पे पैग रेशियो 1.4 1.5 के
आसपास बनता है। तो वैल्यूएशन को लेकर के थोड़ा सा कंसर्न है, जिसकी वजह से पीएन गडगिल बेटर डील लगता है। लेकिन बिजनेस वाइज कल्याण में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर है, लास्ट 3 4 5 साल से हर एक क्वार्टर में अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी है इन्होंने, लीडरशिप पोजीशन मेंटेन रखी है हाई बेस के ऊपर भी, तो उसमें तो कोई ऐसा डाउट अभी लगता नहीं है। बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।